आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आज एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवीन पाठ्यक्रम NCERT कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज इस अध्याय के तहत हम बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका अध्ययन करेंगे। हमारे आज के टॉपिक होंगे भारत और सोवियत संघ तथा पूर्व साम्यवादी देशों से भारत के संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कुछ दोस्तों से पता चला है कि हमारा वहाँ जो पाठ्यक्रम अब लागू हुआ है NCERT का, वह पूर्व से ही कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और CBSE बोर्ड में यही पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे यह वीडियो जो NCERT पर हम बना रहे हैं, यह मध्य प्रदेश के साथ साथ इन अन्य सभी राज्यों जहां पर NCERT पाठ्यक्रम चलाया जाता है, CBSE बोर्ड है, उन सभी स्थानों के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का, वह पूरा हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी इस समय सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि उनको जल्दी से नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी को बता दूं कि अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत का यह मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो इस अध्याय के बनाकर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप में से किसी ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इन वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और मुझे विश्वास है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब आप इन वीडियो को पढ़ लेंगे तब आज की क्लास भी आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, भारत और सोवियत संघ के संबंध। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही देशों के संबंध अत्यंत मधुर हैं। दोनों में संबंधों में काफ़ी मिठास है और इतने अधिक मधुर संबंध है भारत और सोवियत संघ के कि आलोचक कहते हैं शीत युद्ध के दौर में भारत सोवियत संघ के खेमे का ही एक देश है। भारत दिखावे के लिए गुटनिरपेक्षता का ढोंग करता है। भारत तो सोवियत संघ का ही एक देश है। तो आलोचक इनके संबंधों को देखते हुए ये बखान करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है और हाँ, यह बात सही है कि भारत के सोवियत संघ के साथ बहुत मधुर संबंध है, बहुआयामी संबंध है। बहुआयामी का मतलब होता है बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे रूस के साथ संबंध अत्यंत मधुर हैं। हम एक एक बिंदुवार देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में जो संबंध है वह सोवियत संघ के साथ अत्यंत मधुर है। नंबर 1, आर्कटिक क्षेत्र। भारत और सोवियत संघ के आर्कटिक क्षेत्र में संबंध अत्यंत मधुर हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जब तकनीकी सहायता आवश्यक थी तब सोवियत संघ ने भारतीय कंपनियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, जहां पर लौह इस्पात के कारखाने लगाए गए हैं, जब कारखाने लगाए गए थे तो भारत को टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, तकनीकी सहायता चाहिए थी। ऐसे में सोवियत संघ ने इन कंपनियों को
अपनी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। ये कंपनियां कैसे अपना विकास कर सके, इसकी समुचित जानकारी सोवियत संघ ने हमें दी। भारत की जो भारी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल है, इन कंपनियों में रूस ने तकनीकी सहायता देकर भारत को उद्योगों के क्षेत्र में स्थापित होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ जब भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, विदेशी मुद्रा कम थी, ऐसे में रूस ने रुपया को ही माध्यम बनाकर लेन देन किया। हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे पास विदेशी भंडार बिल्कुल भी नहीं था, तो रूस ने हमारा जो रुपया है इसको ही मुद्रा का माध्यम बनाया, जबकि रूस में रूबल चलता है ना। तो रुपया को माध्यम बनाकर हमारे साथ व्यापार किया है। इतना तो आज कोई सगा भी अपना हो ना तो वो नहीं करता है, लेकिन रूस ने हमारे साथ गहरी मित्रता निभाई है। नंबर 2, राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में भारत के सोवियत संघ के साथ सदैव से संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि विवाद का कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वह है कश्मीर का मुद्दा। सोवियत संघ ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जब जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, तब तब सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करके भारत के रुख का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? यूएसए, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। रूस आज है, पहले सोवियत संघ था। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का पावर है। वीटो क्या होता है इसको हम आगे जब हमारे अध्याय आएंगे तब इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन भारत का हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस ने समर्थन किया है। और यदि मैं ऐसा कहूँ कि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, तो उसमें एक रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया है जब जब कि पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। भारत के सोवियत संघ के साथ जो संबंध हैं वह अत्यंत प्राचीन है। विदेश नीति के संबंध में भारत ने रूस की अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन महत्वपूर्ण मदद की है। नंबर 3, सैन्य क्षेत्र में संबंध। भारत के सोवियत संघ के साथ सैन्य क्षेत्र में काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं। भारत को जब सैन्य साज और सामान की आवश्यकता थी, तब रूस, सोवियत संघ ने हमें सैन्य सामान उपलब्ध कराए थे। आपको याद होगा सन 1971 में भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तब पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका और चीन खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है सीटो और सेंटो का सदस्य था। तो सीटो सेंटो का सदस्य होने के कारण अमेरिका और चीन उसकी सहायता के लिए खड़े हो गए। ऐसे में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल एक बार सोवियत संघ से कहा कि हमारी सहायता करो, और सोवियत संघ तत्काल भारत की सहायता के लिए खड़ा हो गया। उसने अपने सैन्य साजो सामान हमें उपलब्ध करा दिए और हमारी सहायता के लिए एकदम तत्पर खड़ा हो गया, जिससे हम 1971 की जंग जीत सके। तो ऐसे संकट के समय में हमें सैन्य सामान उपलब्ध कराए हैं सोवियत संघ ने,
जिससे हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अत्यंत मधुर हैं। नंबर 4, सांस्कृतिक संबंध। भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध अत्यंत मधुर हैं। भारतीय जगत के लेखक और कलाकार सोवियत संघ में जाते हैं। हम अभिनेता राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक को सोवियत संघ में जाना माना नाम देखते हैं। सोवियत संघ के प्रत्येक गणराज्य में हिंदी सिनेमाओं की धूम है। हिंदी फिल्मी गाने वहाँ पर घर घर में बजते हुए सुनाई देते हैं। सांस्कृतिक तौर पर भारत और सोवियत संघ के संबंध अत्यंत ही प्रगाढ़ एवं मजबूत रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भारत और सोवियत संघ के संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब हम NCERT कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी करने वाले हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हो या आपके आस पड़ोस में कोई 11वीं का स्टूडेंट हो और या आपके कोई दोस्त हों जो 11वीं में कला संकाय में अध्ययनरत हों, तो आप उन सभी को भी सूचित करें कि अब स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर NCERT कक्षा 11 के वीडियो अपलोड होने भी 1-2 दिन में चालू हो रहे हैं। तो वे स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अध्ययन में इन वीडियो की सहायता लेकर लाभ उठाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देशों से भारत के संबंध। पेज क्रमांक 28 है ना, हमारी जो किताब है उसमें 28 पेज पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व साम्यवादी, पूर्व का मतलब यहाँ दिशा से नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि पूर्व का मतलब दिशा। पूर्व यानी कि पहले। हम सभी जानते हैं कि 1917 की वोल्शेविक क्रांति के बाद 1922 में पूर्वी यूरोप के कई गणराज्य मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की थी और 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो विघटन के पश्चात जो गणराज्य थे 15 शामिल, उन गणराज्यों को पूर्व साम्यवादी देश के नाम से संबोधित किया गया है। तो इन पूर्व साम्यवादी देशों से भारत के कैसे संबंध रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना आप कि सोवियत संघ के संबंध और पूर्व साम्यवादी देशों के संबंध एक जैसे हैं। दोनों ही देशों यानी कि पूर्व साम्यवादी देश हो या सोवियत संघ हो के भारत के साथ संबंध बहुत मधुर और मजबूत रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे संबंध भी हैं जहां पर इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जब भारत और सोवियत संघ के साथ संबंध लिखने को आपसे कहा जाए तो जो मैंने ऊपर बताए हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक, आप इनको लिखिएगा। किंतु यदि कहा जाता है कि भारत और रूस के संबंध लिखे जाए तो अब मैं जो बता रहा हूं आप उसको लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम शुरू करते हैं पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अत्यंत गहरे रहे हैं। दोनों ही देशों के संबंध अत्यंत मधुर, मजबूत और प्रगाढ़ रहे हैं। विशेषकर रूस के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत रहे हैं। भारत रूस का सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। उसने संकट के समय हमें कई सैन्य सामान उपलब्ध कराए हैं। क्रॉनिकल जेनेट रॉकेट उपलब्ध कराए हैं और
कई ऐसे मुद्दों पर हमारी सहायता की है जिनकी हमें सख्त आवश्यकता थी। भारत और रूस के संबंध अत्यंत मधुर है। यहाँ तक आप दोनों का, सोवियत संघ और रूस, इन दोनों में ही इतनी बातें कॉमन लिख सकते हो। किंतु अब हम देखते हैं कि भारत और रूस के साथ संबंध कैसे हैं। तो भारत और रूस के संबंध साझेदार के रूप में रहे हैं और भारत रूस को एक दूसरे से संबंध अच्छे रखने के कुछ निजी व्यक्तिगत लाभ भी हुए हैं। तो हम तीनों ही बिंदु, साझेदार और भारत को रूस से संबंध रखने में क्या फायदा हुआ है, रूस को भारत से संबंध रखने में क्या फायदा हुआ है, इनको हम बिंदुवार रूप से देखेंगे। चलिए हम देखते हैं साझेदारी संबंध। भारत और रूस के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के रुख का समर्थन करते हैं। नंबर 1, बहुध्रुवीय विश्व का सपना। भारत जब से आजाद हुआ है तब से विश्व में बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखता है। एक ध्रुव जब विश्व में एक शक्ति हो, दो ध्रुव जब विश्व में दो महाशक्तियां हों, और बहुध्रुव से मतलब विश्व में बहुत सारी शक्तियां हों। भारत चाहता है कि विश्व बहुध्रुवीय विश्व बने, जहां पर सभी देश शक्तिशाली हों, सभी देश अपना विकास कर सके, सभी देश शांतिपूर्वक रूप से अपने आप को चला सके, कोई किसी पर दादागिरी ना दिखाए, सभी शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बन सके। रूस भी भारत के बहुध्रुवीय विश्व के सपने को संकल्पना करता है और इसका भरपूर समर्थन करता है। नंबर 2, सह अस्तित्व। भारत चाहता है कि विश्व में सभी देशों का अपना अस्तित्व हो, सभी देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ अपने आप को विकसित कर सके। रूस भी भारत के इस विचार का समर्थन करता है। नंबर 3, क्षेत्रीयता का महत्व। भारत चाहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में शांति बने रहे, क्षेत्रीय देशों से, जो हमारे आसपास के देश हैं, उनसे संबंध मजबूत रहें, और जब पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत रहेंगे तब प्रत्येक देश की क्षेत्रीय अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। संप्रभुता का सम्मान। भारत चाहता है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, सबकी अपनी अखंडता बनाए रखी जाए, प्रादेशिक एकता एवं अखंडता तथा सर्वोच्च संप्रभुता का सम्मान किया जाए। रूस भी इस विचार का भरपूर समर्थन करता है। नंबर 5, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी। भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो। जब किसी एक देश में कोई असुरक्षा उत्पन्न हो तो उसकी रक्षा करने का दायित्व सामूहिक रूप से हो, सभी सामूहिक जिम्मेदारी से उस देश में शांति स्थापित करें और उस देश की रक्षा करें। यदि कोई देश, मान लीजिए आज साउथ कोरिया या उत्तर कोरिया में तब चाहे जंग की स्थिति होती है, इजराइल फिलिस्तीन में जंग की स्थिति होती है, तो ऐसे में इनके बीच में मध्यस्थता करके इनके समस्याओं का समाधान किया जाए और इनकी रक्षा का दायित्व सभी सामूहिक रूप से निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा वार्ता द्वारा। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा जो है वह शांतिपूर्वक बातचीत से किया जाए। यदि किसी देश में युद्ध की स्थिति बन रही है, हमले की स्थिति हो रही है, चाहे हम इजराइल फिलिस्तीन रहे या नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया, जैसा अभी मैंने कहा, इन देशों के बीच में जब चाहे तब जंग की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, तो भारत
और रूस दोनों ही चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए किया जाए, हमले या युद्ध की स्थिति ना बनाई जाए। स्वतंत्र विदेश नीति। भारत सदैव से चाहता है कि सभी देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। भारत जब आज़ाद हुआ तब विश्व दो गुटों, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों में बटा हुआ था। ऐसे में भारत ने इन दोनों ही देशों से समान दूरी, इन दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया ताकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके। तो स्वतंत्र विदेश नीति के रुख का समर्थन आज रूस भी करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहता है, उसे मजबूती प्रदान करना चाहता है और चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में एक ऐसा संगठन के रूप में स्थापित हो ताकि कहीं पर भी अशांति का भाव उत्पन्न ना हो, पूरा विश्व शांतिमय रह सके। रूस भी संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने के सदैव से पक्षधर रहा है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में विश्वास। भारत और रूस दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की मजबूती में ही देश का विकास संभव समझते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां पर भारत और रूस दोनों ही जो हैं समान विचारधारा रखते हैं, एक दूसरे के पक्ष का समर्थन करते हैं, दोनों को ही कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों एक दूसरे के साझेदार के रूप में हैं। अब हम देखते हैं कि भारत को रूस से अच्छे संबंध रखने का क्या निजी लाभ है, क्या फायदा है। नंबर 1, कश्मीर के विषय पर रूस का समर्थन। कश्मीर के विषय पर रूस भारत का समर्थन करता है। जब जब पाकिस्तान द्वारा कश्मीर विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया है, तब तब रूस ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए कश्मीर विषय पर भारत का साथ दिया है। नंबर 2, ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत को रूस से मित्रता रखने का फायदा यह है कि उसको ऊर्जा की निर्बाध रूप से आपूर्ति होती है। जब अमेरिका ने ऊर्जा ईंधन देने से भारत को मना कर दिया था, तब रूस ने हमें ऊर्जा आपूर्ति करके हमारी सहायता की। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में रूस की बहुत हद तक सहायता प्राप्त करता है। नंबर 3, आतंकवाद के संबंध में भारत रूस से अच्छी मित्रता रखने का फायदा यह है कि हम सदैव से जानते हैं कि भारत आतंकवाद से प्रभावित देश है और आतंकवादी सूचनाओं का आदान प्रदान रूस करता है। रूस आतंकवाद के क्षेत्र में हमारी सहायता कर रहा है। नेक्स्ट, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में संबंध स्थापित करने के संबंध में भारत के रूस से अच्छे संबंध होने का फायदा यह है कि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों से कई संधि और समझौते किए गए हैं, जिसमें रूस ने भारत की सहायता की है। नेक्स्ट, भारत के रूस से मधुर संबंध होने का फायदा यह है कि भारत चीन के साथ संतुलन बनाए रखता है। रूस से हमारे संबंध मधुर हैं तो चीन भी थोड़ा सा भयभीत रहता है कि रूस जो है भारत की सहायता कर देगा। हम हाल ही में देखते हैं कि अभी चीन के साथ हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं और कुछ दिन पूर्व ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा की, जहां पर चीन के मंत्री से भी
वो मिले हैं और दोनों ही देश शांतिपूर्वक ढंग से इस सीमा विवाद को निपटाने की दिशा में कार्यरत हैं। तो रूस सदैव से जो है वो भारत के साथ अपनी सच्ची मित्रता निभाता रहा है और भारत को रूस से कई निजी लाभ होते हैं। अब भारत को लाभ होते हैं तो रूस को भी लाभ होते होंगे। अब हम देखते हैं कि रूस को भारत से मित्रता रखने का क्या क्या फायदा है। नंबर 1, शीत युद्ध के दौर से ही भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जब पश्चिमी खेमे ने मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में अपनी पकड़ बनाई थी, तब सोवियत संघ की भारत ने दक्षिण एशिया में सहायता की थी, बहुत जोरदार सहायता की थी और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर एक नए गुट का निर्माण किया, जिससे अन्य देश जो हैं वो पश्चिमी खेमे में शामिल नहीं हो पाए। नंबर 2, भारत हथियारों का दूसरा आयातक है। रूस को फायदा यह है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार उससे खरीदता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हमारे वहाँ जितने भी हथियार आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हथियार रूस से ही हम खरीदते हैं, रूस से हम आयात कराते हैं और रूस हमें बेचकर हमसे लाभ कमाता है। नंबर 3, तेल का आयातक। भारत में पेट्रोल, डीजल और तेल नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। तो भारत रूस से सर्वाधिक तेल का आयात करता है। जब भारत को तेल का संकट था तब भी रूस ने हमारी सहायता की थी। तो भारत और रूस के साथ जो संबंध है वह काफ़ी मजबूत हैं। हम सामरिक क्षेत्र में देखें तो वर्ष 2001 में भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ऊर्जा, परमाणविक योजना, अंतरिक्ष योजना और सभी क्षेत्रों में समझौते शामिल हैं। तो 80 महत्वपूर्ण समझौते वर्ष 2001 में भारत ने रूस के साथ किए हैं। वर्ष 2016 में ब्रिक्स देशों का 17वां सम्मेलन गोवा में आयोजित हुआ। तो इस 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने रूस के साथ कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये अभी हाल ही का बता रहा हूँ मैं, 2016 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें कई समझौते हमने रूस के साथ किए। रूस आज हमारे अंतरिक्ष अभियान और परमाणविक अभियानों में काफ़ी सहायता कर रहा है। रूस के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के रूस के साथ संबंध बहुत मजबूत हैं। आज ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से हम ऊर्जा आयात करने के क्षेत्र में कई समझौते कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी मजबूत और प्रगाढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ये दोनों ही विषय, भारत और सोवियत संघ के संबंध और भारत और पूर्व साम्यवादी देशों के संबंध, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसे वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, लिख ले कॉपी में। इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अवश्य संभावी है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि विषय वस्तु से संबंधित आपका कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा किए गए कमेंट कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ज़रूर प्रतिक्रिया देकर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और आप अपने पड़ोस के विद्यार्थियों को भी सूचित कर दें अवश्य रूप से कि कल 11वीं का भी पाठ्यक्रम हम यूट्यूब पर डालना शुरू कर रहे हैं। अब आप आज के प्रश्न नोट करें जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत की किन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सोवियत संघ ने सहायता दी है? भारत की किन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सोवियत संघ ने तकनीकी सहायता दी है? नंबर 2, भारतीय सिनेमा के किन कलाकारों को सोवियत संघ में पसंद किया जाता है? भारत के किन कलाकारों को सोवियत संघ में पसंद किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूएनओ का पूरा नाम क्या है? नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न क्रमांक 5, सन 2001 में रूस के साथ कितने द्विपक्षीय समझौते किए गए? सन 2001 में रूस के साथ कितने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? प्रश्न क्रमांक 6, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा अध्याय 2 जो है वो पूर्णतः समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके बीच रख सकूं, उनके उत्तर सहित। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Pause button.